हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर ऑल वेल। ओके। और जो भी मैं आपको होमवर्क जो भी पीडीएफ डाल रही हूँ आप नोट कर रहे होंगे बेटा। तो आप सब ने अपना टेक्स्ट बुक ले लिया। टेक्स्ट बुक अगर नहीं लिया है तो बेटा प्लीज़ अपनी टेक्स्ट बुक नोटबुक कलेक्ट कीजिए स्कूल से। तो आपको इजी रहेगा। ओके। आप चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। जो मैंने पीडीएफ भेजा है उसमें से आप नोट कर सकते हो। पता चल जाए कौन से क्वेश्चंस है क्या नहीं। तो आपको सारा इजी रहेगा आपके लिए ना। तो फोर्थ चैप्टर जो था उसका नाम था कथनी और करनी। ये हमने डिस्कस करा था लास्ट सेशन में। तो आज उस लेसन में हमने क्या पढ़ा था, कथनी और करनी। मतलब कथनी होता है कहना और करनी होता है करना। तो जो लोग कुछ कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, तो ऐसा हमें नहीं होना चाहिए। हम जो कहते हैं हमें वही करना चाहिए ना। तो जो भी लोग मतलब ऐसा करते हैं कि जो कहते हैं वही करते हैं, तो सब उनका एक सम्मान करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको आदर्शवादी मानते हैं। लेकिन जो कहते कुछ और करते कुछ है तो उनको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देता है। कोई सब उनका हंसी मजाक उड़ाते हैं ना, कि ये तो बड़ी बड़ी डींगे मारता है। मतलब कोई भी बात है, जैसे कि हमें हमें भी हमेशा अपनी कथनी और कथनी में कभी भी अंतर नहीं रखना है, हमेशा एक समान रखना है उनको। तो इस जो चैप्टर था वो हमने अब डिस्कस करा था। तो आज हम इसके अभ्यास जो प्रश्न हैं उसका बारे में डिस्कस करेंगे। सोच कर बताइए। तो जो पहला प्रश्न है इसका, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया। श्रेष्ठ होता है मतलब उनसे बढ़कर कैसे बनाया है। तो ईश्वर ने मनुष्य को जो है वो कुछ विशिष्ट शक्तियाँ, मतलब कुछ स्पेशल पावर जो है वो इंसान को दी हुई है, सोचने की समझने की, जो कि अन्य प्राणियों को नहीं दिया है। तो उसको कुछ विशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं, कुछ स्पेशल चीज़ें जो शक्तियाँ प्रदान करी हैं। तो इन शक्तियों से ही वो जो है हम कह सकते हैं कि अन्य प्राणियों से वो श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके पास कुछ विशिष्ट शक्तियाँ हैं। धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है। तो धूम्रपान वर्जित है, आप जब भी किसी बस में किसी ट्रेन में सफ़र करते हो तो आप देखते हो वहाँ पे एक तख्ती पर लिखा होता है, या बस में अंदर एक लिखा धूम्रपान वर्जित है। हॉस्पिटल्स में, पार्क में, है ना, जो भी सार्वजनिक जगह होती है वहाँ पर ये लिखा होता है। क्यों लिखा होता है, ताकि जो लोग इसको पढ़ें और फिर वो धूम्रपान ना करें। तो वहाँ पे ऐसी जगहों पर धूम्रपान करना अच्छा नहीं होता। तो फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं, तो फूल जो है वो रंग बिरंगे होते हैं, उनकी खुशबू होती है, उनमें से खुशबू आती है अलग अलग सी। तो फूल सबको अच्छे लगते हैं कि उनका रंग बिरंगा होना, कलरफुल फूल जो अट्रैक्ट करते हैं सबको अपनी साइड पे। लोग कतार, कहाँ कहाँ कतार में खड़े होते हैं, तो कतार आप कह सकते हो एक लाइन में। तो लाइन में लोग कहाँ खड़े होते हैं, तो लोग वोट डालने के लिए, फिर अपनी बस या ट्रेन की टिकट कटवाने के लिए, हॉस्पिटल में पर्ची कटवाने के लिए, है ना। और उसके बाद जब भी हम अपना बिल जमा करवाने जाते हैं, बिजली का बिल, कोई भी बिल जो होता है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, कतार में खड़े होते हैं अपनी लाइन के लिए। तो बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर हम कतार में खड़े होते हैं। ओके। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है उसमें देखिए, विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड़ बनाइए। विराम चिन्ह, विराम मतलब कि ठहरना, मतलब विराम मतलब ठहरना, चिन्ह निशान। तो जो ठहरने के लिए, मतलब एक वाक्य जब हम बोलते हैं, जब उसके ठहराव के लिए, ठहरने के लिए अगर हम कंटिन्यू वाक्य बोलेंगे तो उसका मीनिंग जो है वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम उसमें विराम चिन्हों का उपयोग करके जब उसको लिखते हैं, किसी परिच्छेद को, किसी पैराग्राफ को, तो उसको सामने से जो पढ़ता है उसको समझ आ जाता है कि यहाँ पर स्टॉप है, यहाँ पर मतलब रुका हुआ है। तो उस वाक्य का जो अंतर उसको समझ में आता है। तो इसी तरह से कुछ विराम चिन्ह इसमें दिए गए हैं। कुछ वो विराम चिन्ह हैं। पहला जो है वो क्वेश्चन मार्क आप में इसमें दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। ये देखिए, ये है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह कौन सा हुआ जिसमें हम क्या करते हैं,
किसी को प्रश्न पूछते हैं कि क्या तुमने कल खाना खाया था, तुम कल स्कूल गए थे, तुम मेरे घर कब आओगे। मतलब जब भी हम किसी को प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कुछ बात जिसमें प्रश्न पूछते हैं हम किसी से, वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क जो है मतलब प्रश्न सूचक चिन्ह जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए पूर्ण विराम। ये है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम ओके। पूर्ण विराम होता है जब किसी वाक्य को पूर्ण लिखा होता है हमने, पूर्ण उसको मतलब पूरा पूरा वाक्य जो है जब उसको ख़त्म हो जाता है उसके बाद जो चिन्ह लगाया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे पूरा, मैं कल स्कूल गई थी, मैंने कल खाना खाया, आज मैं छत पर खेल रही थी, मतलब कुछ भी जो होगा एक पूरा कंप्लीट वाक्य। समझ में आया। तो नेक्स्ट थर्ड वन देखिए। थर्ड वन में जो चित्र जो आपका विराम चिन्ह है वो है विस्मय चिन्ह। कौन सा चिन्ह? उद्गार चिन्ह या फिर विस्मय चिन्ह। विस्मय चिन्ह होता है जिसमें हम अपना दुख किसी को प्रकट करते हैं, जब हम दुखी होते हैं, जब हम हमारे अंदर कोई दुख, कोई भावना, ऐसी दुखी भावना आती है, हम बोलते हैं हाय। तो जब आप ऐसे बात करते हो तो जब उस वाक्य को लिखते हो तो उसके आगे ये विस्मय चिन्ह आता है। और इसके साथ ही जब हम अपनी खुशी कि वाह, मतलब ऐसे करके हम जब बात करते हैं वाह मैंने तो, मेरे तो इतने मार्क्स आ गए हैं, मतलब जैसे भी आप तो ऐसे कि वाह तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। तो जब वो वाह आप करोगे तो उसके आगे जो चिन्ह लगाएंगे विस्मय चिन्ह, वो कैसा होगा? ऐसा, उसका विस्मय चिन्ह। नेक्स्ट फोर्थ वन है कॉमा, मतलब कॉमा डाल के। तो इसको क्या कहा जाता है? कौन सा चिन्ह होता है ये? जो हम कि इसमें लेते हैं इस चिन्ह को, वो होते हैं अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह किसे कहा जाता है? ये है अल्प विराम चिन्ह। ये आपका जो अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह होता है जब एक से अधिक चीज़ों का जब हम वर्णन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेड़ों से हमें लकड़ी, पत्ते, फूल, फल आदि, जब हम इस वाक्य को लिखते हैं तो अगर हम इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो मतलब किसी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब हम इसमें अल्प विराम जो है वो इस्तेमाल करेंगे कि पेड़ों से हमें लकड़ी, फिर अल्प विराम पत्ते, अल्प विराम फूल, फिर कामा डाल के फल आदि प्राप्त होता है, तो मतलब पढ़ने वाले को और सुनने वाले को जो है वो समझ में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ वन देखिए आप, जो इसका जो है इसको हम इंग्लिश में इन्वर्टेड कामास बोलते हैं। जब हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं किसी भी आप कह सकते हो कि इसको आप कहेंगे अपतरण चिन्ह। ओके, क्या कहेंगे आप इसको? अपतरण चिन्ह। तो ये जो विराम चिन्ह है, जी जहाँ मतलब ये भी जो चिन्ह है इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? तो इस चिन्ह को हम तब यूज़ करते हैं जब हमने मतलब जैसे कोई दोहा, कोई भी रामायण में कही हुई चौपाई, मतलब जो भी पंक्ति, उसको अगर जिसमें जैसा कहा हो वैसा ही हम कहते हैं, उसमें हम कोई बदलाव नहीं करते, मतलब उसमें चेंजेस नहीं लाते। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब ऐसे कुछ जो लोकंतियाँ होती हैं, कहावतें होती हैं, जब उनको हम बताते हैं तो हम इन्वर्टेड कामा से अब अपतरण चिन्ह का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ओके। योजक चिन्ह जो लास्ट आपका बच गया उसमें है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह हम उसे कहते हैं जिसमें कि हम दो, जैसे कि माता पिता, तो माता और पिता हम लिखते हैं तो उसमें योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। दूध रोटी, या फिर ऐसे कि जिस शब्द का बार बार इस्तेमाल, साथ साथ, हम साथ साथ हैं, तो साथ साथ जब आप लिखोगे तो बीच में एक योजक चिन्ह का आप इस्तेमाल करोगे। ओके। तो ये आपके जो विराम चिन्ह थे उनको उनके नाम से आपने जोड़ना है। आगे नेक्स्ट में हम चलेंगे तो वाक्यों को पढ़कर उचित विराम का प्रयोग कीजिए। तो इसमें भी हम जो है वो अभी फूल तोड़ना मना है, तो मतलब ये जहाँ पे कौन सा जो मतलब कि विराम चिन्ह जो है वो आएगा, तो यहाँ पे विराम चिन्ह क्या आएगा? यहाँ पे विराम चिन्ह होगा पूर्ण विराम। ओके। तो पूर्ण विराम मतलब कि पूरा वाक्य, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पे जो है कौन सा चिन्ह आएगा यहाँ पर? वाह, मतलब कि विस्मय चिन्ह। ओके। बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है, तो जब हम ऐसा जो वाक्य होगा उसमें हम क्या लगाएंगे? तो उसमें आ जाएगा कामा डाल के, फिर हम इसमें ऐसे कामा डाल के, फिर हम इसके दोनों साइड पे
ये जो आपका इसका क्या कहते हैं, कौन सा ये होता है, वो है अवतरण चिन्ह, मतलब जिसमें इन्वर्टेड कॉमास जो हम दोनों साइड पे डालेंगे। राधा रात दिन पढ़ती रहती है, मतलब ये एक पूर्ण वाक्य है, तो इसमें क्या आएगा, पूर्ण। ओके। और पौधे बारिश में क्यों लगाए जाते हैं, तो जहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, है ना। समझ में आया आप लोगों को, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा गया है कि पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, पिछले चैप्टर में हमने आपके जो है वो जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा था, जो कि एक पर्टिकुलर एक जाति के बारे में जो हमें बताती है, पर्टिकुलर हमें एक जाति के बारे में पता चलता है, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, तो इसमें जो जाति जो आती है, जातिवाचक संज्ञा, इसमें क्या आएगा, मनुष्य। ओके। शिल्पा ने 4 पौधे लगाए, तो इसमें जो जातिवाचक संज्ञा कौन सी आएगी, पौधे, मतलब इसमें सब पौधों की बात की, पौधों की जाति के बारे में, मनुष्य की जाति के बारे में बात कर रहे हैं। शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर किसी शहर का नाम नहीं बताया गया, मतलब शहर का बात करेंगे, एक जाति के बारे में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास सर्कल का चिन्ह जो हमें लगाना है। तो फूल सबको अच्छे लगते हैं, मतलब इसमें जो जातिवाचक संज्ञा कौन सा हो गया, फूल, क्योंकि किसी गुलाब के फूल पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं बताया गया है, तो जो चारों शब्द जो हैं वे जाति के बारे में बता रहे हैं, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किल आती है या नहीं, चर्चा कीजिए। मुश्किल आती है जब आप कभी अपनी कथनी और करनी जो है जैसी रखते हैं, मतलब समानता होती, तो आपको मुश्किल आती है, इसके बारे में आपने चर्चा करनी है। नेक्स्ट देखिए, परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे आपके अपठित जो होते थे पैराग्राफ्स, जो आपको अनसीन पैसेज जो होते थे पैराग्राफ आपका, तो ऐसे इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और फिर जो इसके आगे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आपको उत्तर देने हैं। तो आप शुद्ध हृदय से इस बात पर विचार करें कि मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर भी ऋण है। एक जननी आपको जन्म देती है, एक की गोद में खेल कूद कर और खा पी कर आप पुष्ट होते हैं, और एक आपको अपने भावों को प्रकट करने की शक्ति देकर आपके सांस्कारिक जीवन को सुखमय बनाती है। तो उन्होंने कहा, अगर आप अपने विचार करते हो अपने मन में, तो माता, मातृभूमि और मातृभाषा तीनों का आपके ऊपर क्या है, ऋण है। ऋण होता है उदार है। तो एक जो माता, जो मतलब आपकी मम्मी है, मदर है जो आपकी, वो आपको जन्म देती है। मातृभूमि जिसके गोद में हम खेल कर बड़े होते हैं, और मातृभाषा जिसको हम किसी से बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी मातृभाषा ही सीखते हैं, जो हमारी मातृभाषा होती है। तो उसके लिए कुछ भी करना आपका परम कर्तव्य नहीं है, तो उसके लिए क्या आपका कोई कर्तव्य नहीं बनता। तो प्यारे भाइयों, उठो, आलस्य छोड़ो, काम करो और अपनी मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो जाओ। इस व्रत का पालन करना तलवार की धार पर चलने के समान है। तो अत्यंत खेद का विषय है कि आज अधिकांश भारतवासी अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करते हैं, मतलब उसका साथ नहीं देते हैं। वह अंग्रेजी बोलकर बड़े अहंकार तथा दूषित मनोवृत्ति का परिचय देते हैं। तो जो अपनी मातृभाषा का तिरस्कार करता है उसे कभी देशभक्त नहीं कहा जा सकता। मतलब अपनी मातृभाषा से हमें प्यार करना चाहिए। तो इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हम पर किस किस का ऋण है। ऋण मतलब हमारे ऊपर किसका उदार है, माता, मातृभूमि और मातृभाषा का। माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए, तो माता ने आप पर इतने उपकार किए हैं, इसलिए हमें उसका ऋण अदा करना चाहिए। किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है, तो आलस्य जो है वो छोड़ो और काम करो और अपनी मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो जाओ। इसके लिए इस व्रत का जो है वो पालन करना जो हमारे लिए अत्यंत कठिन है। किससे देशभक्ति नहीं कहा जा सकता, तो जो मातृभाषा का तिरस्कार करते हैं उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता। तो गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। इस गद्यांश, इस पैराग्राफ को आप क्या नाम दोगे, तो आई थिंक
जहाँ तक मैं सोचती हूँ, आप अपने इंडिविजुअली इसको नाम दे सकते हो, लेकिन मैंने इसको क्या नाम दिया है, मातृभाषा का ऋण। ठीक है, आगे देखिए आपके स्वाध्याय में जो है वो विषय पर कथनी और करनी अंतर विषय पर अपने दोस्तों ने जो विचार लिखे हैं उन्हें पढ़िए और अपने अपने जो आपके विचार हैं उनको लिखिए। तो कोष्ठक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। तो ये कुछ वाक्य कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, उसको लेके आपको कोई वाक्य बनाने हैं। पहला आपको तू फूल तोड़ना मना है, तो नेक्स्ट हम ऐसे बना सकते हैं कि पौधे सबको अच्छे लगते हैं ना। तो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कहाँ गया, पौधे सबको अच्छे लगते हैं। आगे मैं हर रोज खेलने जाता हूँ, कथनी करनी, ये हो गया कथनी और करनी में समानता। कहाँ गया समानता, ऊपर देखिए, समानता रखनी चाहिए, तो ये कुछ 4 वाक्य जो है मैंने आपको बनाकर दिखाए इसमें। तो आप इस तरह से आप जो है ये वाक्य आप इसमें से कोष्ठक में से जो दिए गए हैं आपको, उसमें से आप वाक्य बना सकते हो। पढ़कर समझिए, मतलब भाषा सज्जता आपकी जो है। तो रामबाई जी ने भैंस खरीद कर दूध घी बेचा और उसके गोबर की खाद से खेतों की उपज भी बढ़ाई। एक तो दूध बेचा, घी बेचा, और जो भैंस की जो खाद थी उससे उसने अपने खेतों की जो उपज थी वो बढ़ाई, खाद के काम में उसको उपयोग किया। तो ये तो आम के आम तो गुठलियों के दाम वाली बात हुई, मतलब कि आम के आम मतलब उसका एक दोहरा लाभ। आम तो खाए ही खाए, तो उसकी गुठलियाँ भी काम आई, समझे, गुठलियाँ भी उसने दाम में बेची, मतलब दोहरा लाभ। एक कहावत कह सकते हो आप इसको। जहाँ राम जी भाई भैंस के दूध को बेचकर पैसे कमाते, भैंस के गोबर की खाद बनाकर उसका भी प्रयोग कर लेते हैं। इस प्रकार दूध और खाद दोनों का प्रयोग करके मुनाफा कमा लेते, जैसे कि आम खाकर उसकी गुठलियों का भी उपयोग किया जाए। तो दोनों प्रकार के लाभ होने पर जे लोकोक्ति जो कहावत है वो कही जाती है। तो लोगों के अनुभव पे आधारित और समाज में रूढ़ हो गई हो तो ऐसी बात या उक्ति को हम क्या कहते हैं, कहावत कहते हैं, कि जो मतलब पुरानी हो गई हो। तो आगे देखिए कुछ कहावतें इसमें हमें दी गई हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, तो कर्मों के अनुसार फल मिलना, मतलब जो जैसा करता है। अगर हम किसी के साथ, जैसे आपने दर्जी और उसकी हाथी की कहानी सुनी होगी, तो दर्जी ने क्या किया उसके साथ, उसकी सूंड में गुस्से से उसकी सूंड में सुई चुभो दी। तो ये तो रोज़ाना जो था हाथी वहाँ जाता था, लेकिन वो कभी उसको नुकसान नहीं, क्योंकि वो डेली उसको प्यार से पुचकारता। लेकिन जिससे उसने उसको गुस्से में सुई चुभो दी, तो हाथी ने क्या किया, हाथी ने भी अपने सूंड में गंदा पानी भरकर दर्जी के सारे कपड़े गंदे कर दिए। तो जैसा किया वैसा उसको फल मिला। ओके, सांच को आँच नहीं, सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। जब आप अपनी सच्ची राह पर चलते हो, आप सच्चाई होती, तो आपको अगर कोई सप्पी के सामने खड़ा करके तो आप कहते हो नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। तो सच जो बोलता है उसको सांच को आँच नहीं होती, मतलब सच बोलने वाले व्यक्ति को कभी भी किसी चीज़ से डर नहीं लगता। काला अक्षर बैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ होना, है ना। जब कोई अनपढ़ है, जैसे हम अभी तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो एजुकेटेड होते हैं ना, कि पहले ज़माने में कुछ लोग थे जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, तो जब उनके सामने कोई किताब रख देते हैं, मतलब कालाक्षर जो किताबों में होता है, तो वो उनके लिए भैंस बराबर है। मतलब उनको तो कोई मतलब नहीं इस चीज़ से, उनको क्या पता ये क्या है। जो पढ़ा लिखा हो उसको बुक्स की वैल्यू, उसको बुक्स को समझने की उसके अंदर शक्ति होती है, लेकिन जो अनपढ़ है उसको बेचारे को क्या है, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। तो ऐसी कुछ कहावतें होती हैं जिनका मतलब उनके शब्दों का कोई मीनिंग नहीं होता। जब उन शब्दों को इकट्ठा लिख देते हैं एक वाक्य में, तो उस वाक्य का एक अलग सा अर्थ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कहावतें कहते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए।
हमें हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है, चढ़ाई मतलब चढ़ना। हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया। क्षमा वीरों का आभूषण है। तो उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द जैसे अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, शांति, दया, प्रेम, क्षमा, ये क्या बता रहे हैं? हमें किसी का गुण, किसी की दोष, किसी का भाव, किसी की दशा जो है उसके बारे में बता रहे हैं। तो जो शब्द हमें किसी के गुण, किसी की दोष, किसी की भाव दशा जो जिसका बोध हमें कराते हैं, उन शब्दों को हम उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो पहले जो लास्ट सेशन में जो अपने पिछले चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में हमने जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा था। तो आज हमने किसके बारे में जाना कि भाववाचक संज्ञा के बारे में, कि जो शब्द गुण, दोष, भाव, सद्दशा आदि का बोध कराते हैं, वह शब्द जो होते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा के चकोर पर सही का निशान लगाइए। तो जो शब्द हमें क्या बताते हैं? किसी का भाव, तो जैसे सच्चाई, तो ये भी किसी का भाव है, मतलब किसी का ये एक गुण है, मतलब उसकी सच्चाई उसका गुण है। ओके, फिर उसके बाद लंबाई, अमीरी, ओके, ऊंचाई, बुढ़ापा, ये सब चीज़ें हमें क्या, उसकी दशा, उसका भाव, उसका दोष, बचपन। तो ये जो शब्द जो है, जिनको मैंने अपना किया हुआ सही का जिस पे निशान लगाया है, ये सब शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है, जो मतलब किसी का गुण, किसी की दोष, किसी की दशा के बारे में हमें, बुढ़ापा, बचपन, उसका जो हमें बोध करा रहे हैं, इन शब्दों को क्या कहेंगे हम? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। तो रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है। बच्चों की टोली होली खेलने निकली। सभा में कई लोग इकट्ठे हुए। मतलब इसमें क्या दिखाया गया? इन जो शब्दों को आप पढ़ोगे तो इसमें क्या बता रहा है वो? मतलब कि एक समूहवाचक, समूह होता है, इसे एक ग्रुप लगा लीजिए आप, भीड़, जहाँ मतलब लोग बहुत सारे, भीड़ शब्द जो हो गया, टोली, सभा, तो इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। तो हमने पहले पढ़ा था जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के बारे में। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? एक तो विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा, कुछ हमने इसमें कहावतों के बारे में डिस्कस किया। तो ये आपका चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म होता है। तो इसका PDF आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।